नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस टॉपिक में हम पार्लियामेंट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा कोशिश रहेगा कि आज के आज पूरा पार्लियामेंट का टॉपिक खत्म कर दिया जाए। और एग्ज़ाम की बात करें तो काफ़ी कम समय अब बचे हैं, 40 डेज के आसपास आपके पास हैं। तो ऐसे में आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो करना ही है, और अगर टाइम बचता है तब जाके आप साइड टॉपिक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करें, थोड़ा सा हम साइड नोट आपको बता दें। तो एक तो पीवाईक्यू आपको करके जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमने टॉपिक्स हाईलाइट कर रखी थी आपको, उस टॉपिक्स में ये देखिए कि आप कवर किए हैं या नहीं। जिस टॉपिक में आपकी कमी है उस टॉपिक को आप रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर नहीं किए हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, बुक के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर हम सोचे हैं कि जो समय है वो आपका कम से कम लगे, इसलिए हमने आपको ये रिवीजन सीरीज दिया है। तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो द टॉपिक नेम इज पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवगत ही होते हैं। भाई, चुनाव का मुद्दा से कौन अवगत नहीं होता है? तो चुनाव का मुद्दा या फिर पार्लियामेंट, दोनों रिलेटिव है। कितने सीट्स होते हैं, कैसे चुनाव जीता जाता है, यही सब तो आपका पार्लियामेंट का मैटर है। ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भले हमें ना पता हो, लेकिन ओवरऑल हम कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर रखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर पूछा जाता है, तो इसलिए हम बारीकी से पढ़ेंगे। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी सेक्शन। सो पहला बात जो आपको ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट है, इसमें आपके लोकसभा आ जाते हैं, राज्यसभा आ जाते हैं, और फिर प्रेसिडेंट आ जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके प्रेसिडेंट है ना, वो पार्लियामेंट के पार्ट तो हैं, लेकिन पार्लियामेंट के सदस्य नहीं है। ना ही वो लोकसभा के सदस्य हैं, ना ही वो राज्यसभा के सदस्य हैं, बस हिस्सा है पार्लियामेंट का। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे संविधान में मेंशन कर रखा है वो पार्ट 5 में दिया गया है, इसी में आपका पार्लियामेंट भी आ जाता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा जो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें आपका एक तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के हिस्से में आते हैं। ओके। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो राज्यसभा और लोकसभा हम बोलते हैं, राज्यसभा को तो हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द कॉमन, या लोअर हाउस, है ना। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा नाम हम यूज करते हैं, इसको 1954 में अडॉप्ट किया गया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 1954 में। उसके बाद जो बेसिक फैक्ट्स हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है राज्यसभा का, लोकसभा का। स्ट्रेंथ मतलब सीट्स, सीट्स की संख्या, मैक्सिमम सीट्स की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट्स की संख्या है वो 250 है, और लोकसभा में 550 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। पहले 552 हुआ करता था, 552, लेकिन दो जो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते थे, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। कौन से संवैधानिक संशोधन से हटाया है ये जरूर आप हमें बताएं, और रिसेंट डिसीजन है ये, तो आपको थोड़ा सा पता जरूर होना चाहिए। हालांकि हम अमेंडमेंट का टॉपिक अलग से ही डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें। ओके। अब तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखनी है कि जो पार्लियामेंट है हमारा, वो कंप्लीटली सॉवरिन बॉडी नहीं है। सॉवरिन बॉडी किसे कहते हैं? भाई, जो किसी भी और कभी भी
कानून बना सकता है। मतलब चाहे वो कानून लीगल हो या इलीगल, पार्लियामेंट बना सकता है, ये चीज होती है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि एक तो हमारा संविधान है, दूसरी तरफ हमारा जुडिशियरी है, और तीसरी तरफ जुडिशियरी का जो फैसला है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये जुडिशियरी और उनका जो डिसीजन आया था केशव नंद भारती केस में, दैट डिसाइडेड दैट गेव अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने क्या किया, उसने पार्लियामेंट के एक्सटेंसिव लॉ मेकिंग पावर को थोड़ा कर्टेल किया कि भाई आप अपने मनमर्जी से कोई भी कानून नहीं ला सकते जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग इज गवर्नड अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट। ओके, इसीलिए पार्लियामेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, जो मन चाहे सो कानून बना देगा और वो वैलिडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जुडिशरी इज हियर फॉर सुपरवाइजिंग, फॉर मॉनिटरिंग वेदर दैट लॉ और द अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेंस्ट होगा तो जुडिशरी खारिज कर देगी। जैसे आप देखेंगे कि पास्ट में बहुत सारे कानून पार्लियामेंट ने पास किए थे लेकिन उसको खारिज जुडिशरी ने ही किया। क्या आपको एक दो एग्जाम्पल्स याद हैं? और एक तो ये आप देखेंगे कि जो NJAC था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ साइड हट के। तो इसमें क्या था कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सिस्टम लाया गया था। तो एक्चुअल में जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को, इस स्कीम को खारिज कर दिया। बोला कि भाई ये तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का हनन है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए आपका NJAC को खारिज कर दिया गया। हालांकि ये अलग टॉपिक हो जाता है, तो बस इतना ही याद रखें, समझें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना ही है। अपर हाउस, लोअर हाउस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में हमने बता दिया। अब चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। देखिए, राज्यसभा 1952 में एग्जिस्टेंस में आई थी, और राज्यसभा क्या है, बॉडी है। यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो बैठते हैं, लेजिस्लेटिव मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, और फिर कोई बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पास करते हैं, और वहां से पास हो गया, और अगर लोकसभा से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट ने सहमति दे दिया, तो वही बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। यही सिस्टम है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार जो मेंबर हैं राज्यसभा के, ये चुने कैसे जाते हैं, हाउ दे आर अपॉइंटेड। तो आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो क्वासी फेडरल है, यानी कि भारत तो है ही, लेकिन भारत के साथ साथ आपके राज्य भी हैं, 28 राज्य हैं, यूटीज हैं। ओके, तो भाई जब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है ना, तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गठित होती है तो हर एक स्टेट में राज्यसभा का सीट फिक्स किया जाता है कि भाई लेट से बिहार है तो उसके लिए 16 राज्यसभा का सीट फिक्स किया गया है, या फिर कोई यूपी है तो उसके लिए एक्स सीट का डिमार्केशन किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। ओके, तो ये पॉइंट होती है, और जो भी राज्य हैं वो चुनकर मेंबर्स को भेजते हैं कहाँ पर, राज्यसभा में। तो ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन अब बात होता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर चुनाव कैसे होते हैं मेंबर्स का। तो बेसिकली जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स बैठे हैं वही चुनकर भेजते हैं कि भाई किसे हमें भेजना है राज्यसभा में। और जो चुनने का तरीका है, इलेक्शन का जो तरीका है, वो है आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन,
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो वोटिंग होती है ओपन बैलेट होती है। ठीक है। अब आपने सुना होगा कि जो इलेक्शन किया जाता है, जो वोटिंग की जाती है, उसके दो सिस्टम होते हैं। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट काफी आसान है भाई। दो कंटेंडर है, दो कैंडिडेट है, और एक को 10 वोट मिला, दूसरे को 11 वोट मिला, तो फिर 11 वाला जीत जाएगा। इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 100 वोट लाने ही होंगे, 100 से कम लाओगे तो कोई नहीं जीतेगा। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आप ऐसे मानिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं, तो उन सब का भी रिप्रेजेंटेशन आपका देखने को मिल जाता है राज्यसभा में, क्योंकि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही यही होता है। ठीक है। तो इसमें डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कि भले ही लोकसभा में केंद्र सरकार की मेजोरिटी होती है, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो डिफरेंट है। ओके, मेथड डिफरेंट है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट रहता तो आज राज्यसभा में भी जो भी मेजोरिटी मेंबर्स होते हैं वो एक ही पार्टी के होते हैं, रूलिंग पार्टी के होते हैं एट द सेंट्रल लेवल। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाया सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द इलेक्शन इज वाया ओपन बैलेट। वोटिंग जो होती है ओपन बैलेट से होती है, मतलब पता रहता है कौन किसको वोट कर रहा है, सिंपल सा मतलब ये होता है। और सीक्रेट बैलेट में पता नहीं रहता है कि कौन किसको वोट कर रहा है। ओके, और आप हमें बताइए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो क्या ओपन बैलेट से है या सीक्रेट बैलेट से है? मैंने आपको प्रेसिडेंट के लेक्चर में बताया है। अब देखिए यूटी के लिए क्या है, क्योंकि भाई यूटी के लिए भी राज्यसभा की सीट होती है, जैसे दिल्ली एक यूटी है, तो यहाँ से भी मेंबर्स राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो जो प्रोसेस है वो है आपका कि एक इलेक्टोरल कॉलेज गठित कर दिया जाता है, और इसमें जो मेंबर्स आते हैं वही इलेक्ट करके राज्यसभा में भेज देते हैं। ओके, जैसे आप समझिए कि अभी यूटी में लेजिस्लेचर जहां पर है, तो वहां पर क्या है, ये इलेक्टोरल कॉलेज यही लेजिस्लेचर हो गया, तो ये लेजिस्लेचर फिर चुन के राज्यसभा में भेज देंगे। ये सिस्टम होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस है ना, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द कॉमन्स, और ये वही हाउस है जहां पर आप और हम वोट देकर केंद्रीय लेवल पर सदस्य को भेजते हैं, जिसको आप सांसद भी कहते हैं। ठीक है। तो लोकसभा में सीट कैसे चुने जाते हैं, ये प्रोसेस आपको पता ही है, सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग होती है, और जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा वोट लेकर आता है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विजेता घोषित हो जाता है, और फिर सांसद बन जाते हैं। और उन्हीं सांसदों में से कुछ मंत्री चुने जाते हैं फ्रॉम द रूलिंग रूलिंग पार्टी कह सकते हैं, या फिर जो पार्टी जिन्होंने मेजोरिटी सीट्स लाई है वो, और फिर सरकार बनती है। ये सिस्टम होता है ना। और लोकसभा भी डेलिबरेटिव बॉडी है, यहाँ पर भी डिस्कशन डिबेट होते हैं, मोशन पास होते हैं, रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा पहले ये ध्यान रखें कि जो लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, 550 है फिलहाल। लेकिन जितनी कंस्टिट्यूएंसी अभी एलोकेटेड है, टोटल कंस्टिट्यूएंसी की संख्या है 543, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जितने भी लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं वो 543 सीट्स पर ही होते हैं। तो आप बोलेंगे फिर 540 कैसे है, तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसे यूटी के सीट्स हैं जहां पर कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है, बस एक
स्लॉट अवेलेबल करा के छोड़ दिया गया है, वहां पर कभी इलेक्शन हुए नहीं है, इसलिए 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ है 543 ही है। 543 कंस्टिट्यूएंसी पर चुनाव होता है लोकसभा में। पहले ये 540 की तरह 545 था, क्योंकि दो एंग्लो इंडियंस भी थे, लेकिन उसे तो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए 543 ही आते हैं। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहता है और चर्चा में भी रहा है ड्यू टू द लोकसभा जनरल इलेक्शन, वो है डीलिमिटेशन के बारे में। ठीक है, तो जो डीलिमिटेशन है कंस्टिट्यूएंसी का, वो क्यों किया जाता है उसको सबसे पहले समझेंगे हम। ठीक है, तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो कंस्टिट्यूएंसी डिसाइडेड है लोकसभा के लिए, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, फॉर एग्जांपल बिहार में 243 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक है, या फिर बिहार में 40 लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है, तो डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि इन सीट्स को प्लस माइनस किया जाए। जनरली प्लस ही होता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर पॉपुलेशन स्टेट में बढ़ रही है तो फिर उस हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। वो कैसे बढ़ेगी? सीट बढ़ाकर बढ़ेगी। तो डीलिमिटेशन का मतलब वही होता है कि जो सीट्स एलोकेटेड किए गए हैं उसमें चेंजेज करना। लेकिन 1971 तक आपका रेगुलर डीलिमिटेशन होता था। यानी कि अगर हम 1951 की बात करें तो उस समय जो लोकसभा की सीट थी, और 1961 में जो इलेक्शन हुआ उस समय जो लोकसभा की सीट थी, उसमें डिफरेंस आ जाता था, क्योंकि हर 10 साल में डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी करना मैंडेटरी था। संविधान ने ये बोल रखा था। ओके, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई। दिक्कतें ये आ गई कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है, ये संविधान संशोधन करके जो लोकसभा के सीट्स हैं इन वेरियस स्टेट्स एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स हैं, ठीक है, उसको 1971 के सेंसस पर ही फिक्स कर दिया गया। यानी कि जो डिलिमिटेशन है सीट्स का 1971 के सेंसस पर ही होगा। यानी कि 1981 का सेंसस, 1991 का सेंसस, इन सब पर डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा। ये संविधान में संशोधन करके डाल दिया गया था। फिर एक और संवैधानिक संशोधन किया गया, वो है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बोला गया कि भाई लोकसभा की जो सीट्स एलोकेटेड हैं वो 2026 तक फ्रीज कर दी जाती है। यानी कि जो भी सीट्स एलोकेटेड हैं, जैसे 1971 के सेंसस के आधार पर लेट्स से कि 543 सीट्स एलोकेटेड है, तो भाई इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, 543 की जगह 590 नहीं हो जाएंगे, 580 नहीं हो जाएंगे, बढ़ाए नहीं जाएंगे। कब तक? 2026 तक। ठीक है, और 2026 के बाद जब पहला सेंसस होगा, ठीक है, तो उस सेंसस के आधार पर तो डिलिमिटेशन किए जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि 2026 आने वाला है, लेकिन जो आपका सेंसस 2021 पेंडिंग है, 2021 सेंसस जब आ जाएगा, उसका रिपोर्ट आ जाएगा, तब आप देखेंगे कि डिलिमिटेशन हो सकता है, क्योंकि 2026 तक ही फ्रीज किया गया है। 2026 के बाद तो किया जा सकता है डिलिमिटेशन। ओके, लेकिन हाँ, एक बात और, जो आपका 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया था, तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो आप चिंता न करें, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये बोला गया 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि भाई जो हमने मैक्सिमम सीट्स एलोकेट कर रखे हैं,
वेरियस स्टेट को, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या राज्यसभा के लिए हो या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो, ठीक है। तो एक्चुअल में मैक्सिमम सीट तो पार्टिकुलर स्टेट के लिए वही रहेंगे, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि एक राज्य है और एक राज्य में जो फिलहाल की कंस्टिट्यूएंसी है वो उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक कंस्टिट्यूएंसी बना रही है, एक सीट बना रही है। तो कल को क्या किया जा सकता है कि भाई 3 का कुछ हिस्सा 4 में मिक्स कर दिया जाए और 3 का कुछ हिस्सा 1-2 के साथ मिक्स कर दिया जाए और ये 2 कंस्टिट्यूएंसी 1 और 2 बना दिया जाए, लेकिन टोटल जो स्टेट में कंस्टिट्यूएंसी है वो उतनी ही रहेगी जो ऑलरेडी डिसाइडेड है 1971 के सेंसस के आधार पर, ठीक है। तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी की जा सकती है, लेकिन जो आपके एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट है वो तो भाई 2026 के बाद ही होगा, जब सेंसस नया कंडक्ट किया जाएगा, उसके रिपोर्ट आएंगे तब। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ गई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डीलिमिटेशन में यहीं पर आता है। ओके, और डीलिमिटेशन से रिगार्डिंग मैं आपको एक अलग से 10 मिनट का वीडियो जरूर बना के दूंगा और वहां पर बेसिक डाउट्स वो सब क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ और इस दौरान डीलिमिटेशन के बारे में काफी ज्यादा चर्चा रहा था। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स विथ फोकस, कंसंट्रेशन, और ऐसे ही पढ़िए, आराम से पढ़िए, सुनते रहिए, सोकर सुनिए, जाग कर सुनिए, लेकिन सुनिए ताकि कान में चीजें याद हो जाएं, कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो उम्मीद करते हैं 42nd CAA, 84th CAA और 87th CAA में क्या डिफरेंसेस रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करें और एक बार जरूर रिकॉल करें कि हमने क्या इन तीनों अमेंडमेंट में बताया है। ओके, और बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, तो बाकी राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में तो हमने बताया, लोकसभा का इलेक्शंस वही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है और जो भी कैंडिडेट पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से एक भी वोट ज्यादा ले आते हैं वो विनर हो जाते हैं। यहाँ पर कोई मिनिमम कोटा नहीं होता है, ठीक है। तो जब नए सदस्य चुनकर आते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, तो क्या ड्यूरेशन होता है हाउसेस का, मेंबर्स का, वो सब भी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कंपैरिजन टेबल दिया गया है और सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करेंगे। तो पहली बात तो यही ध्यान रखना है, चाहे राज्यसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, असेंबली नहीं काउंसिल, दोनों परमानेंट बॉडी है। जो यहाँ पर सदस्य है ना, बस कुछ ही सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, यानी कि बाकी जो है सदस्य वो रहते ही है हाउस में। तो ऐसे में क्या हो गया कि भाई 1/3 रिटायर्ड होते हैं 2 साल में, तो बाकी 2/3 तो अवेलेबल है ना, और ऐसे ही ये चलते रहती है। 1/3 गया तो 1/3 आ गया, फिर 1/3 गया 2 साल में, फिर 1/3 आ गया। तो ऐसे में जो राज्यसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर किसी राज्य में है तो वो परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। और बीपीएससी ने इस पर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। तो परमानेंट बॉडी है, लेकिन खास बात यह है कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं और हमारे संविधान ने कोई फिक्स्ड टर्म राज्यसभा के सदस्यों के लिए नहीं रखा है। लेकिन हाँ, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसमें ये बात कही गई है कि जो टर्म होंगे राज्यसभा मेंबर्स के वो 6 साल होंगे। कैसे? तो एक मेंबर मान के चलिए अभी चुना गया, ठीक है, तो वो 6 साल तक सर्व करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल से पहले जो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, इसमें ये मेंबर शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये अभी चुने गए। तो 6 साल जब हो जाएगा इनका, तब जाके 1/3 जो मेंबर रिटायर होते हैं तो उसमें से ये मेंबर आएंगे, उससे पहले नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। संविधान में 6 साल नहीं बोला गया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 6 साल बोला गया है। ओके,
उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा की क्या ड्यूरेशन है, तो ये डिसॉल्व होती है हर 5 साल में। नॉर्मल डिसोल्यूशन हो जाता है और नॉर्मल डिसोल्यूशन से पहले ही इलेक्शन करवाए जाते हैं ताकि नए मेंबर्स चुनकर आए और फिर जो टाइम पीरियड है, विद इन द टाइम पीरियड वो गवर्नमेंट फॉर्म करे और गवर्नमेंट रन करे। ठीक है, और जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो आपका फिर से एलोकेट हो जाए। ये बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 5 साल तक टिकेंगे ही हाउस। उससे पहले डिसॉल्व हो सकता है, प्रेसिडेंट पावर रखते हैं डिसॉल्व करने का विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, और वो मैंने एक्चुअली में बताया भी है। ठीक है, मेंबर्स कैसे हटते हैं वो हमने बताया है आपको। और उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट ऑथोराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा एनी टाइम लेस देन 5 years में भी। एंड ये अच्छे से ध्यान रखना है, दिस कैंट बी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो डिसॉल्व अगर कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो ऐसा नहीं कि उनके ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर विल बी नो चैलेंज। ओके, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी नए एमपी चुनकर आते हैं, चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, उनको ओथ लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है। और जब तक वो शपथ नहीं लेंगे, वो वोट नहीं कर सकते हाउस में, क्योंकि शपथ में क्या बोला जाता है, बेसिकली निष्ठा से काम करेंगे और भी 2-3 बातें बोली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए, ओथ का जो टाइम है या ड्यूरेशन है कि भाई कब ओथ लेना होगा। चुन के तो आ गए, तो चुनने के बाद क्या 1 महीने में या 1.5 महीने में, तो कोई कंपल्सन नहीं है कब ओथ लेना है, वो मेंबर पर डिपेंड करती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जनरली जो आपके प्रो टाइम स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो ओथ दिला ही देते हैं मेंबर को। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। प्रो टाइम स्पीकर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, स्पीकर क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, आप हड़बड़ाएं नहीं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, विद गुड क्लैरिटी। तो ऐसे ही आप रिवीजन करिए, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है, फिर भी आपके दिमाग में घूमता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रेफर कर सकते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में अभी हमने शायद बात नहीं की है, लेकिन हाँ, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तब थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो तो अच्छा लगेगा। तो देखिए, एमपी में आपका लोकसभा के सदस्य आ जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य आ जाते हैं। भाई अगर आपको सदस्य बनना है तो पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही पड़ेगा। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर नहीं बन सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो मिनिमम 25 साल की उम्र तो चाहिए। तो अगर आपका 25 साल का उम्र हो गया है एंड यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि आप हैं ही, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द लोकसभा इलेक्शन। और यहाँ पर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है कि भाई आपको 10वीं पास होनी है, 12वीं पास होनी है। नेता ही तो ऐसा पद है कि काफी टॉप पावर पर चले जाएंगे विदाउट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बस लोगों को आकर्षित करने की कला आनी चाहिए, लोगों को प्रभावित करने की कला आनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लीडर्स को आप देखते ही हैं जिनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं होते हैं, लेकिन वो भी एक अहम पॉलिटिकल पोस्ट पर मौजूद होते हैं। तो ये विडंबना कहिए कि एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स जो इतने ज्यादा पढ़ लिख कर जाते हैं, बट दे हैव टू वर्क अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप। ओके, तो ये चीजें हैं। अब देखिए आप, लोकसभा राज्यसभा के लिए क्या ईयर है हमने आपको बता ही दिया है। एंड हाँ, अगर मेंबर्स को रेजिग्नेशन देना है, मतलब मन कर गया कि भाई अब हम पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, हम सांसद नहीं रहना चाहते हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के, लोकसभा में स्पीकर होंगे, राज्यसभा में चेयरमैन होंगे, तो उनको रेजिग्नेशन दिया जाएगा इन मेंबर्स के द्वारा। एंड जो इनकी सैलरीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, विच इज नॉन वेटेबल, यानी कि वोट इन पर नहीं किया जाता है।
ठीक है, वोट किया जाएगा तो फिर भाई पता चला बिल पास ही नहीं हुआ तो इनकी सैलरी अटक जाएगी, है ना। इसलिए जो जनरल सैलरी वाले प्रोविजंस होते हैं वो नॉन वोटेबल ही होते हैं, लेकिन स्कीम्स हो गया, कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकासी करने हैं फ्रॉम द CFI, तो फिर वहां पर वोटिंग होती है। ओके, जैसे बजट में बहुत सारे प्रोविजंस सबके लिए वोटिंग की जाती है, तो वही चीज है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद करते हैं। एंड एक आध पॉइंट और आपको बताना था वैसे। हाँ, ये है कि आप जब कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट करेंगे अपनी नॉमिनेशन पेपर, तो बेसिकली आपको इलेक्शन कमीशन के सामने और द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन शपथ लेना पड़ेगा। तो जो मेंबर होते हैं MP, उनको इलेक्शन कमीशन के ऑथोराइज्ड बॉडी या पर्सन के सामने तो शपथ लेना पड़ता है जब वो कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब वो हाउस में इंटर करते हैं पहली बार आफ्टर द इलेक्शन, तो प्रोटेम स्पीकर के सामने ये शपथ लेते हैं। ठीक है, और अगर मिनिस्टर है तो मिनिस्टर अगर के पद पे नियुक्त होना है तो फिर ये प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि शपथ की क्या प्रक्रिया, मिनिस्टर के पद पर भी और मेंबर्स के पद पर भी। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली क्वालिफिकेशन की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन अनदर क्वालिफिकेशन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है भाई, अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं या फिर लोकसभा के, तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पालन करिए। एक तो ये है कि कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि भारत का कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से आप इलेक्टर होने चाहिए। सिंपल सा मतलब ये है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, आप वोट देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया RP एक्ट 1951 का। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन जो है हमने दो बता ही दी है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द मेंबरशिप फॉर लोकसभा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसके बारे में हमने बताया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो दिया गया है वो आप देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब मान के चलिए कि अगर इलेक्शन के दौरान, सांसद के इलेक्शन के दौरान कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कि भाई इसने लोगों को बरगला कर वोटिंग हासिल किया है, गलत तरीके से हासिल किया है, बूथ कैप्चरिंग करके वोटिंग हासिल किया है, तो ये सब क्या है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स का मुद्दा। तो इलेक्शन डिस्प्यूट का मुद्दा चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए हो या फिर आपके MPs के लिए हो, तो ये रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट सुनते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लेट से कि एक कैंडिडेट है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बिहार में है, ठीक है, बिहार से वो खड़ा हुआ था, तो अगर इन पर आरोप लगा कि इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करके जीता है, तो ऐसे में जो डिस्प्यूट का मुद्दा है वो जो पटना हाई कोर्ट है वो सुनेगी। तो ये सिंपल सा बात कहा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो आप देखिए मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है। ये दो संविधान ने बोला है, और भी है, लेकिन बस इतना याद रखिए, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है आपको, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें क्या डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी गई है, तो भाई जो सदस्य होंगे, है ना, he or she must not have been convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years। यानी कि वो जो सदस्य हैं वो ऐसे केस में दोषी ना पा जाए, कन्विक्टेड ना हो जाए जहां पर 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर कन्विक्टेड हो गए तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी का केस क्या था कि जो उनको पनिशमेंट मिला था तो एक्चुअल में 2 साल या उससे ज्यादा का, जिसके कारण उनकी सदस्यता भी रद्द हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इंटरवेंशन किया था तो फिर उनकी सदस्यता रीअलोकेट हुई थी। ओके, तो ये चीजें हैं। और
एक बात ये भी ध्यान रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है तो इट इज नॉट काउजिंग डिस्क्वालिफिकेशन। क्या होता है प्रिवेंटिव? मतलब वो कोई गलत कार्य कर सकता है, कोई क्राइम कर सकता है, उससे पहले ही धर दबोच हो, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, कि कार्य को अंजाम देने से पहले ही हमने उसे पकड़ लिया। बहुत सारे जैसे होता है ना कि टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है टेररिस्ट के द्वारा, लेकिन उससे पहले हमने धर लिया, तो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हुआ कि घटना होने से पहले ही जो व्यक्ति है जिस पर शक किया जा रहा है उसको पकड़ लिया जाए ताकि वो घटना को अंजाम ना दे सके। तो दैट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, एंड ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, ठीक है, तो इसमें डिसाइड करने वाले कौन होगा कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं, तो एक्चुअल में प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 10th शेड्यूल के अंतर्गत, तो इस पर डिसाइड करने का फैसला या निर्णय प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेती है। यानी कि अगर किसी लोकसभा मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ का आरोप लग रहा है तो फिर वहां पर जो स्पीकर है वो डिसाइड करेंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं, और अगर राज्यसभा के मेंबर पर लग रहा है तो फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा के वो डिसाइड करेंगे। तो ये मतलब होता है। ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है इसके लिए हम लास्ट में अलग से इसका डिस्कशन करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट। ओके, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा सकता है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का लेक्चर जाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसीलिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इट शोज योर डेडिकेशन कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, एंड काफ़ी अच्छा आपका स्कोर प्रीलिम्स में आएगा फॉर श्योर, क्योंकि आप इतना अच्छे से टाइम दे रहे हैं, इतने ट्रस्ट के साथ, भरोसे के साथ, एंड फॉर श्योर जब सही समय आता है तो फिर फल पकते ही हैं। जब सही समय आता है तो फिर बरसात होती ही है, और जब सही समय आता है तो सिलेक्शन होता ही है। तो ये बात भी नेचर के जो लॉज हैं उससे आप अनुभव कर सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेकेटिंग ऑफ सीट्स, तो सीट्स कैसे वेकेट किए जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये है कि लेट्स से कि कोई लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, अब वो राज्यसभा के लिए भी खड़ा होकर लड़ा और पता चला कि भाई दोनों की सदस्यता इसको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ऐसे में 10 दिन के भीतर भीतर उन्हें बताना पड़ेगा कौन से हाउस में आप सर्व करना चाहते हैं, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो राज्यसभा की सीट उनकी वैकेंट हो जाएगी, क्योंकि भाई 2 सीट पर नहीं रहा जा सकता, वैकेंट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुना गया है, प्लस पार्लियामेंट में भी चुना गया है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2-2 सीट वाली बात आ गई। तो ऐसे केस में वो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट से 14 दिन के भीतर भीतर रिजाइन नहीं करते हैं तो फिर पार्लियामेंट में जो इनकी सीट है वो वैकेंट कर दी जाएगी, उनको उनकी सीट से बेदखल कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट्री सीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लेट्स से कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बेस्ड ऑन एबव ग्राउंड, ठीक है, तो फिर लेट्स से फिर से डिस्क्वालीफाइड मेंबर चुनकर आ जाते हैं हाउस में, ऐसा तो होता ही है। तो ऐसे में क्या संविधान ने कोई प्रोविजन डाल रखा है कि इनको फिर से रोका जाए, तो संविधान ने एज सच कोई प्रोविजन नहीं डाल रखा है कि इनके इलेक्शन वॉइड कर दिए जाए, नल कर दिए जाए। हाँ, इस मैटर को हाई कोर्ट सुनती है, अगर उसे डिक्लेयर करना हो वॉइड उस इलेक्शन को, उनके इलेक्शन को, तो कर सकती है।
ठीक है, इफ ए डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड अगेन। ये थोड़ा सा डेप्थ में है, बीपीएससी तो नहीं पूछेगी, कम उम्मीद है, लेकिन यूपीएससी जरूर पूछती है इतने डेप्थ में जाके, इसलिए थोड़ा सा हमने यूपीएससी के लेवल पर भी चर्चा कर दिया ताकि एक पकड़ बने आपको सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, उसके बाद आते हैं अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो देखिए, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है और लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है। तो राज्यसभा के हो गए आपके चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बैठ गया तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ये है एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो राज्यसभा के केस में हमने आपको बता दिया चेयरमैन, और चेयरमैन कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। लोकसभा के लेवल पर स्पीकर होते हैं। और थोड़ा सा और फर्दर डेप्थ में जाएं तो देखिए, लोकसभा में एक तो स्पीकर होंगे, फिर डेप्यूटी स्पीकर होंगे, फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। तो स्पीकर अगर ड्यूटी पर है तब तो स्पीकर ही चेयर करेगा, अगर स्पीकर नहीं है, तबीयत खराब है या फिर स्पीकर का सीट ही वैकेंट है, तो फिर डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। फिर देखिए, अगर स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, अब यहाँ पर जो नहीं है वाली बात, इसमें दो कंडीशन आती है। तो एक तो ये कि भाई स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है टेम्पोररी रूप से, तो ऐसे में जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन चुने जाते हैं फ्रॉम द मेंबर्स अमंग द हाउस, उसमें से एक प्रिसाइड कर जाते हैं लोकसभा में। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद ही खाली है, वैकेंट है, तो ऐसे में पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिसाइड नहीं करेगा, प्रेसिडेंट फिर डिसाइड करेंगे कि भाई किसको बिठाना है, किसको प्रिसाइड करवाना है लोकसभा के स्पीकर के रूप में, मतलब प्रिसाइड करवाना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी आपके चेयरमैन आते हैं, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन आते हैं, फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन आते हैं। तो चेयरमैन आप देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, बाकी ऊपर जो मैंने जितना भी बात की ये सब लोकसभा के सदस्य ही है, स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, पैनल ऑफ चेयरपर्सन हो वहाँ के लोकसभा के। लेकिन राज्यसभा में आप देखिएगा कि चेयरमैन को छोड़कर बाकी जो डेप्यूटी चेयरमैन है और जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन हैं वो आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, चेयरमैन नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि चेयरमैन है कौन, वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है हमने ऑलरेडी आपको वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में बताया है। तो अगर आपने नहीं सुना है उसे तो आई रिक्वेस्ट यू जाके आप सुनिए, और काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है या उनकी सीट वैकेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों टेम्पोररी रूप से एब्सेंट है तो उस जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है उसमें से एक को बना दिया जाएगा, चेयर करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर वैकेंट है दोनों का सीट तब फिर यहाँ पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिसाइड नहीं करेंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आ जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैंने आपको बता ही दिया है लाइक। हाँ देखिए, देखो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे आपके यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर में हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्पीकर अपने सीट को त्याग कर सकता है, वैकेट कर सकता है अगर लोकसभा का मेंबरशिप उसका रद्द हो गया, ठीक है, क्योंकि स्पीकर होते ही है लोकसभा के एक मेंबर, तो अगर मेंबरशिप ही नहीं रही तो फिर स्पीकर के पद पर वो कैसे रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन्हें हटाना है, ओके, स्पीकर को हटाना है, डेप्यूटी स्पीकर को हटाना है, तो लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ हटाया जा सकता है। अब बात क्या है कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है भाई, तो देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी एक प्रकार से वोटिंग प्रोसीजर होता है। इसमें जो आपके टोटल मेंबरशिप है हाउस के,
प्रेजेंटली कितना है 543, ठीक है। उसमें से लेट्स से कि एक्स सीट वैकेंट है, एक्स यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका 13 है, तो कुल मिला के आपका टोटल जो सीट्स हैं जिस पर मेंबरशिप है तो कितना हो गया 530। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में ये बोलता है कि भाई 50% जो है आ, वो अगर सहमति दे दे तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 530 नेट आया, तो इसका 50% कितना हो गया, दो दूना 4, दो छक 12 और एक दो पचे 10, तो 265 लोगों की मतलब मेंबर्स की सहमति आ गई तो फिर काम बन जाएगा, वो स्पीकर या डेप्टी स्पीकर हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने साथ साथ डेप्टी स्पीकर की भी बात कह दी है आपको। तो अगर एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि भाई रिजाइन दे दे, स्पीकर या डेप्टी स्पीकर रिजाइन दे दे। तो स्पीकर किसको रिजाइन देंगे, डेप्टी स्पीकर को, डेप्टी स्पीकर किसको रिजाइन देते, स्पीकर को, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये आप देख लीजिए इफेक्टिव मेजोरिटी वाला हो गया। और हाँ, ये जो आपके स्पीकर होते हैं, इट आल्सो एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। एंड एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान ये रखना है कि जो रिमूवल का जो प्रपोजल होता है उसके लिए मोशन लाया जाता है, मोशन ऑफ रिमूवल, और ये हाउस में तभी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, हाउस में तभी इस मोशन पर डिस्कशन होगा जब 50 मेंबर्स, कम से कम 50 सदस्य जो हैं लोकसभा के, वो सपोर्ट करे उसे, ठीक है, तभी जाके होगा। और दो तीन फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है स्पीकर के बारे में कि स्पीकर रैंक्स 7th इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट अलोंग विद सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में आते हैं। और जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर पीएम और डेप्टी पीएम को छोड़ दे तो उससे भी ऊपर रैंक पर आते हैं, ओके, ये बात हो गया। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो स्पीकर का इलेक्शन डेट है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन डेट है वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, ओके। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि 11th लोकसभा के बाद से ही जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से होते हैं और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो मेन अपोजिशन पार्टी से होते हैं, ओके। और इसके बारे में अभी थोड़ा सा जो इलेक्शन हुआ था तो कंट्रोवर्सी भी चली थी कि भाई जो डेप्टी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन से हो, है ना। लेकिन वही मैं वो बता रहा हूँ आपको कि ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब टूट सकता है, टूटा भी है। और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैंडिंग नहीं है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही हो और डेप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से ही हो, लेकिन भाई जिसकी सरकार होती है स्पीकर वही अपनी पार्टी से बनाना चाहेंगे, ठीक है। फिर दो तीन फैक्ट आप देखिए, जो फेडरिक वाइट है वो फर्स्ट स्पीकर रह चुके हैं, ये पास्ट की बात हो रही है ब्रिटिश हुकूमत के दौरान। एंड जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो फर्स्ट डेप्टी स्पीकर बने थे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के 1921 में। और 1925 में जब इलेक्शन हुआ था तो विथलवा भाई जे पटेल ये फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो उस समय हुआ करती थी, ठीक है। तो ये आप अब देखिए आपका अच्छा खासा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा हम स्पीकर प्रो टाइम की बात कर लेते हैं। देखिए, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब टर्म ओवर होने वाला होता है लोकसभा का तो स्पीकर इमीडिएटली टर्म ओवर होने के बाद अपने ऑफिस को वेकेट नहीं कर देते हैं, ठीक है। वेकेट तभी करते हैं जब आपका नया लोकसभा कंस्टिट्यूट कर दिया जाता है तो इमीडिएटली वो वेकेट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट होता है और फिर स्पीकर चुने जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऐसे प्रोसीजर चलता है। बस ध्यान ये रखना है कि भाई इवन आफ्टर द टर्म ऑफ लोक सभा इज ओवर द स्पीकर डज नॉट वेकेट
हिज सीट इमीडिएटली। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, मे भी बीपीएससी भी पूछ ले। ठीक है, अब देखिए, जब पुराने स्पीकर ने अपना सीट वैकेट कर दिया आफ्टर द न्यूली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो उस समय तो नया स्पीकर डिसाइड नहीं हुआ होता है, तो भाई नए मेंबर्स को वोट ओथ कौन दिलाएगा। ओके, तो ऐसे में टेम्पोररी रूप के लिए स्पीकर प्रोटेम चुना जाता है। और ये जो स्पीकर प्रोटेम होते हैं, प्रोटेम का मतलब ये होता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और मेन ड्यूटी क्या है इनका कि भाई जो नए मेंबर्स हैं इनको शपथ दिलाओ हाउस का, और साथ के साथ नए स्पीकर जो चुने जाएंगे उसके चुनाव में ये मदद करे, ये इंश्योर करे कि स्पीकर का चुनाव सही तरीके से हो जाए। ओके, एंड जो प्रोटेम स्पीकर की ओथ है वो प्रेसिडेंट खुद इसको एडमिनिस्टर करते हैं। मैंने आपको बताया अपॉइंट भी यही करते हैं और इनके ओथ भी एडमिनिस्टर यही करते हैं। एंड जब एक बार स्पीकर का पद चुन लिया जाता है कौन स्पीकर बनेगा, तो फिर प्रोटेम स्पीकर वो हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। अब सवाल पूछेंगे आपके साथ प्रोटेम स्पीकर होते कौन है, तो बेसिकली जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा होते हैं उसमें जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उसको चुन लिया जाता है प्रोटेम के रूप में। ओके, और ये बेसिकली प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ओके, तो होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब चेयरमैन की तरफ आते हैं। चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं एक्स ऑफिशियो और ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर चेयरमैन को हटाना हो राज्यसभा से तो कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर इन्हें चेयरमैन के पद से हटाना है तो इनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाना पड़ेगा। और वाइस प्रेसिडेंट के पद से कैसे हटाया जाता है, तो एक तो ये है कि इफेक्टिव मेजोरिटी से इनके रिमूवल मोशन को पास किया जाएगा इन द राज्यसभा, और फिर एक बार राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा उस पर सिंपल मेजोरिटी से सहमति जता देगी, और फिर जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो हट जाएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट हट गए तो जो चेयरमैन है वो भी सेम ही होते हैं, तो उसका भी पद खाली हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड ये आप देखिए यहाँ पर भी इफेक्टिव मेजोरिटी ही लागू होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ कहाँ लागू होता है, तो एक तो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को हटाना हो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को हटाना हो, चेयरमैन को हटाना हो यहाँ पर भी। फिर आप देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर हैं या फिर आपके जो विधान परिषद के जो चेयरमैन है उनको हटाना हो तो भी वहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी ही लगती है। एंड दैट इज द पॉइंट। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर छूट गया था कि जो आपके स्पीकर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही होते हैं, रूलिंग पार्टी से होते हैं। तो संविधान ने कोई मैंडेटरी नहीं रखा है कि अगर आप स्पीकर के पद पर आ गए हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन करिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, रिजाइन कर सकते हैं, एक बार अगर स्पीकर के पद पर आ गए तो न्यूट्रलिटी उन्हें मेंटेन करना होगा तो रिजाइन कर सकते हैं। और रिजाइन करके वो स्पीकर पद पर गए और लेट से कि उन्होंने स्पीकर पद से बाद में त्याग दे दिया तो फिर से वो मेंबरशिप ले सकते हैं अपने पार्टी का, उसमें उनका कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीड नॉट टू रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज ए स्पीकर, ये कोई कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर बीपीएससी पूछ लेती है कि वंस स्पीकर इज अपॉइंटेड ही और सी हैज टू एलिमिनेट हिज बिलोंगिंगनेस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, तो गलत होगा। वो उनके वॉलेंट्री डिसीजन पर मैटर करता है कि वो क्या करना चाहती हैं, ये चाहते हैं। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, किसी प्रकार की डाउट नहीं है, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें अगर किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और वहां पर हम क्विजेज करवाते हैं, इंटरेस्टिंग क्विज करवाते हैं, और दैट आर वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें एंड यू विल गेट द बेनिफिट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्रेटेरिएट। देखिए, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है कि भाई जो ऑफिस है ना, ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट को असिस्ट करने के लिए, या फिर पार्लियामेंट की ही बात कर ले तो पार्लियामेंट का अपना सेक्रेटेरिएट होता है, ताकि जो भी फंक्शंस पार्लियामेंट के हैं उसको असिस्ट करने के लिए, कौन सा बिल पेश होगा, कब होगा, क्या होगा, इन सब को मैटर को डील करने के लिए सेक्रेटेरिएट तैयार की जाती है। ठीक है, तो जो सेक्रेटेरिएट है पार्लियामेंट का, इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, और ये परमानेंट ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं बेसिकली। तो ब्यूरोक्रेट्स का वही पता है, परमानेंट होते हैं, नेता तो होते नहीं यहाँ पर। और इट इज अपॉइंटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट है तो स्पीकर चुन लेंगे, और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है तो फिर चेयरमैन चुन लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका लीडर्स ऑफ द हाउस। तो लीडर ऑफ द हाउस एक आता है आपका, जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं अगर हम बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर को ही लीडर ऑफ हाउस कहते हैं। ओके, और ये संविधान में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ रूल्स ऑफ लोकसभा में ये मेंशन है, और इसमें बोला गया है कि भाई इट इज द पीएम जो लीडर ऑफ हाउस होंगे अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं। ठीक है, जनरली आपके पीएम ही लीडर ऑफ हाउस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लीडर ऑफ हाउस कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर आप देखिए अगर हम बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो मेन अपोजिशन पार्टी होता है वो अपने लीडर को चुनते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं जो हाउस को लीड करता है, दिशा देता है, अपनी बातें रखता है, रूलिंग गवर्नमेंट के बातों को काटता है। ठीक है, अपना तर्क देता है। तो ये सब लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है, और राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, दोनों जगहों पर आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, ईच हाउस है लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, स्टेट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, स्टेट्यूटरी पोस्ट है, यानी कि किसी लॉ में लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात की गई है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा इनको पावर दिया होता है, जैसे इनकी जो सैलरी होती है, अलाउंसेस मिलती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक पर मिलती है। ठीक है, और 1969 में पहली बार ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था भारत में। उसके बाद आप देखेंगे कि 2019 के इलेक्शन में लीडर ऑफ अपोजिशन तो खत्म ही हो गए थे, क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन वो है कि भाई 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्टिकुलर हाउस वो लाना पड़ेगा, तभी जाके आप लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ दैट हाउस बनेंगे। तो जैसे आप देखिए लोकसभा में 543 सीट्स है। ठीक है, तो भाई 55 के आसपास आपको सीट्स हासिल होनी होगी, तभी आप लीडर ऑफ रिकॉग्निशन बनेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। तो 2019 में नहीं ला पाया था मेन अपोजिशन पार्टी दैट इज कांग्रेस, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई थी। लेकिन आप देखिए 2024 में कहीं ना कहीं सीट्स ज़्यादा आया, 55 को क्रॉस किया गया, तो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए। कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेजेंट में, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इट मे बी आस्क्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द करंट अफेयर्स। ओके, और 1969 में आपको ध्यान रखना ऑफिशियल तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्निशन मिली थी, और क्या कंडीशन मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 10% सीट्स ऑफ टोटल मेंबरशिप, राज्यसभा में 250 है तो 25, लोकसभा में 543 तो 55 के अप्रोक्स होता है। ओके, अब आते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि भाई पार्लियामेंट क्या डेलिबरेटिव बॉडी है, यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर, नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर रेजोल्यूशन पास होता है, मोशन पास होता है। तो बिना सेशन के तो होंगे नहीं। तो सेशन का मतलब ये होता है जैसे आप पढ़ते हैं स्कूल सेशन। ठीक है, स्कूल सेशन का मतलब स्कूल उस समय ओपन रहेगा और आप जाइएगा, पढ़ाई करिएगा, और फिर जब सेशन खत्म हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं।
ठीक है, सेशन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या है कि लाइक विंटर सेशन के बारे में आपने सुना होगा, मॉनसून सेशन के बारे में सुना होगा आपने, समर सेशन के बारे में आपने सुना, ठीक है। तो जब ये सेशंस तो जब ये सेशन होती है बेसिकली 3 नामों से जाना जाता है। एक तो मॉनसून सेशन हो गया, एक बजट सेशन हो गया, एक विंटर सेशन हो गया। मॉनसून वाला वही है, गर्मी वाला सेशन, और बजट जो आपका फाइनेंशियल ईयर जब शुरुआत होता है, ठीक है, जिसमें बजट पास की जाती है, वो बजट सेशन हो गया। विंटर सेशन जो अभी ठंड में ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो वो आपका विंटर सेशन आ गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि संविधान में एक बात बोली गई है कि भाई ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से ज्यादा आपका 2 सेशन के बीच गैप होना नहीं चाहिए। यानी कि एक सेशन आज हुआ तो जो नेक्स्ट सेशन होना चाहिए वो 6 महीने के भीतर भीतर होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखेंगे, एक साल में कम से कम 2 सेशन तो होना ही है, क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर तो आज हो गया, तो फिर अगला जो सेशन होगा वो 6 महीने के भीतर भीतर होगा, तो एक साल के अंतर्गत 2 सेशन हो जाएगा आपका। लेकिन आप तो कहेंगे कि सर यहाँ तो 3 सेशन होता है, तो भाई 2 सेशन संविधान ने कंपल्सन करके रखा है। 3 सेशन हो सकता है, 4 सेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान में ये बात कही गई है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका रिसेस पीरियड। रिसेस पीरियड क्या होता है कि लेट्स से कि आपका एक सेशन विंटर सेशन आया, ठीक है, वो विंटर सेशन खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, बजट सेशन। तो इसके बीच में जो आपका पार्लियामेंट बंद रहा, इसी को कहते हैं रिसेस पीरियड। ओके, तो रिसेस पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन एंड इट्स रीअसेंबली ऑफ द न्यू सेशन। और क्या है ये आपका प्रोरोगेशन, ये सब हम बात करेंगे, आप चिंता ना करें। आई थिंक कि मैंने शायद बताया था, हाँ, मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेचर के टॉपिक में बताया था प्रोरोगेशन क्या है, एडजर्नमेंट क्या है, एडजर्नमेंट सिंडाई क्या है। तो वहाँ पर मैंने चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर भी हम चर्चा कर देंगे क्योंकि समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बात तो होता है आपका कि सेशन को कन्वीन करना। तो सेशन को कन्वीन कौन करते हैं, तो सेशन को कन्वीन करते हैं आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सेशन को कन्वीन करता है, आप हमें बताइए, ठीक है। अब सेशन को कन्वीन कर दिया गया, सेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए कि कभी कभी देखते हैं कि भाई हाउस में बहस हो रही है, बहस हो रही है, और किताब फेंके जा रहे हैं, बॉयकट कर रहा है अपोजिशन, ठीक है। तो संसद सही से चल नहीं पा रही, तो ऐसे में बीच में क्या होता है कि जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये एडजर्नमेंट कर देते हैं, है ना। द हाउस इज एडजर्न फॉर 1 आवर, द हाउस इज एडजर्न फॉर 2 आवर, ऐसे कर देते हैं। तो एडजर्नमेंट में क्या होता है कि जो आपकी सिटिंग चल रही है, तो उस सिटिंग को कुछ पीरियड के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि माहौल शांत हो जाए और फिर मेंबर्स आएंगे। और इसमें टाइम पीरियड बोल दिया जाता है कि 2 घंटे या 3 घंटे या एक दिन, जो भी है, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में क्या है कि यहाँ पर सिटिंग तो टर्मिनेट होती ही है, और वो जो सेशन चल रहा होता है, जैसे बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन, वो सेशन भी खत्म हो जाएगा। तो प्रोरोगेशन में सिटिंग और सेशन दोनों खत्म हो जाती है। और ध्यान ये रखेंगे कि जो प्रोरोगेशन है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और जो आपका एडजर्नमेंट है वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, ठीक है। तो इट सस्पेंड्स द वर्क इन ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, वो मैंने आपको बताया वैसे, ठीक है। फिर है एडजर्नमेंट सिंडाई। एडजर्नमेंट सिंडाई में क्या होता है कि यहाँ पर भी जो सिटिंग है, ठीक है, सिटिंग को टर्मिनेट किया जाता है, लेकिन इनडेफिनिट पीरियड के लिए। और जनरली ये एडजर्नमेंट सिंडाई तब इश्यू किए जाते हैं जब हाउस का जो काम है लगभग लगभग हो गया होता है, अब कोई काम बचा नहीं, तो स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं एडजर्नमेंट सिंडाई डिक्लेयर कर देते हैं। फिर बाद में प्रेसिडेंट जो है बेस्ड ऑन एडजर्नमेंट सिंडाई, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोरोगेशन कर देते हैं, सेशन को टर्मिनेट कर देते हैं,
ठीक है। तो एडजर्नमेंट इन डाई इज द मिडिल फेज टुवर्ड्स प्रोरोगेशन। ओके, ये ध्यान रखना है। फिर डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हाउस ही भस्म हो गया, मतलब हाउस का जो टर्म है वो खत्म हो गया इन द वेरी लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा तो डिसॉल्व होता नहीं, इसलिए लोकसभा का ही डिसॉल्व होता है। एंड वंस इट गॉट डिसॉल्व बिफोर द नॉर्मल टेन्यूर, तो ये डिसोल्यूशन इररिवोकेबल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकती, फिर तो आपका फ्रेश इलेक्शन होगा ही। तो यहाँ तक हमने डिसोल्यूशन के बारे में बात किया, एडजर्नमेंट की बात किया। तो डिसोल्यूशन भी प्रेसिडेंट करते हैं, एडजर्नमेंट शुड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं जो वर्किंग है सेशन का, सेशन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट आवर होता है सेशन का उसको क्वेश्चन आवर कहा जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्री से, मेंबर से, ठीक है। और क्वेश्चन 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ये है आपका स्टेयर्ड क्वेश्चन, और स्टेयर्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई पूछे जा रहे हैं और ओरल आंसर यानी कि मुंह से ही जवाब देना है, और ये ग्रीन कलर में होते हैं। फिर अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है कि भाई आंसर जो मांगी जा रही है वो रिटन में मांगी जा रही है, लिखित में मांगी जा रही है, और ये व्हाइट कलर के होते हैं। फिर है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस यानी कि वैसे क्वेश्चन जो शॉर्ट नोटिस पीरियड देकर पूछे गए हैं, ठीक है, बाय गिविंग नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, और इसका भी जवाब ओरली ही किया जाता है, और लाइट पिंक के पन्नों में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो येलो कलर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर येलो कलर। अब प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर आप मान लीजिए जो मंत्री नहीं होते हैं वही प्राइवेट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा प्राइवेट मेंबर्स बिल, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल वही होता है जो आपके मंत्री वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो आर नॉट ए मिनिस्टर, ओके। और ये जो आपके कवर हो गया। अब आते हैं जीरो आवर। तो जीरो आवर में क्या होता है कि आपका जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ तो उसके जस्ट बाद जीरो आवर की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उस पर चर्चा किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और इसमें कोई प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता है कि भाई हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, 4 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं सेक्रेटेरिएट को कि भाई ये क्वेश्चन पूछेंगे, इतने क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो कि क्वेश्चन आवर में देखने को मिलता है, जीरो आवर में नहीं, ठीक है। एंड इट इज नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ओके। एंड ये ध्यान रखना है कि अगर जीरो आवर का एक डेफिनेशन पूछ ले तो इट इज अ टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा ऑफ द डे। तो जब आपका जीरो आवर खत्म होता है तो उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे, एजेंडा पर चर्चा होती है, और जीरो आवर से पहले आपका क्वेश्चन आवर चलता है, तो जो टाइम गैप बन गया बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा ऑफ द डे वही आपका हो गया जीरो आवर, ओके। अब एक क्वेश्चन जो बनता है एक है व्हिप पर। आपने व्हिप के बारे में जरूर सुना होगा। व्हिप मतलब आप समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हाउस में होते हैं, ठीक है, लोकसभा में होंगे, राज्यसभा में होंगे, तो भाई एक व्यक्ति तो होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज के दिशा निर्देश को आगे बढ़ाएगा। यानी कि आप ऐसी बात समझिए कि लोकसभा का हाउस है और एक बिल पर वोटिंग होनी है, ठीक है, और रूलिंग पार्टी है और एक अपोजिशन पार्टी है। तो भाई जो रूलिंग पार्टी है वही बिल लेकर आ रही है, तो फिर जो विप होंगे, जो विप पर्सन है, वो क्या करेंगे, अपने मेंबर्स को ये इंश्योर करवाएंगे कि भाई वोटिंग करनी है तो फेवर में करनी है, ठीक है। साथ के साथ मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं कि नहीं हाउस को, वो भी ये देख रेख करते हैं विप, ठीक है। उसी प्रकार से अपोजिशन में भी विप हो सकते हैं, और लेट्स से कि एक डायरेक्शन दिया गया विप के तरफ से, विप ऑफिसर के तरफ से कि भाई आप वोटिंग अगेंस्ट में करेंगे, तो फिर अगेंस्ट में करेंगे।
फिर बोलेंगे कि आपको कल आना ही है हाउस में, तो आप जरूर आएंगे, तो फिर डिसीजन माननी पड़ेगी मेंबर्स को। ओके, तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। यही है विप, संविधान में मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इट दे आर द फ्लोर लीडर। ओके, मतलब फ्लोर लीडर और लीडर ऑफ हाउस में अंतर है, ये आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, लीडर ऑफ हाउस आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी अलग पद है। और ये फ्लोर लीडर जो है, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं, जो बेसिकली डायरेक्शन सब देते हैं मेंबर्स को कि ये करना है वो करना है, बेसिक चीजें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भाई लेट्स से लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो जो बिल्स पेंडिंग है लोकसभा में, तो कौन कौन से बिल बेसिकली डेड हो जाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ बातें संविधान में की गई है। डेड हो जाने का मतलब लैप्स हो गया, उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट बात, किस केस में लैप्स होंगे, किस केस में नहीं। पहली बात तो यह है कि अगर बिल लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया था, ओके, और राज्यसभा में वो पेंडिंग है, तो फिर हाउस के डिसोल्यूशन के बाद, लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद ये बिल लैप्स हो जाएगी। उसी प्रकार से देखिए, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है, बट ये जो बिल आया लोकसभा में, वो किसने दिया, राज्यसभा ने दिया। तो राज्यसभा ने पास किया होगा और राज्यसभा के बाद लोकसभा में आया, लेकिन लोकसभा ने पास नहीं किया, पेंडिंग है, तब भी लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखिए जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है वो तो लैप्स हो ही जाएंगे, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है। तो आप ऐसे ही याद रखें कि भाई लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है, तो लोकसभा में पेंडिंग बिल से वो डिसॉल्व मतलब वो लैप्स होंगे ही, क्योंकि नया लोकसभा का जो मेंबर्स आएगा, नया गवर्नमेंट बनेगा, तो भाई हो सकता है वो पहले की जो पार्टी थी जिसने गवर्नमेंट बनाई थी, वो नए लोकसभा में वो सरकार ना बनाए, इसीलिए लैप्स हो जाता है। उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, बिल्स पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है, क्योंकि राज्यसभा में पेंडिंग है, तो राज्यसभा के बाद लोकसभा में वो आता, डिस्कशन होता, ठीक है, तब मामला चलता। तो ध्यान ये रखना है कि बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, दोनों जगह पेंडिंग है, तो फिर लैप्स नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि लेट से लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। साथ के साथ कोई भी बिल जो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास हो गया है और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बचा हुआ है, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। ओके, अब एक कंसेप्ट है कोरम का। कोरम क्या होता है भाई, मिनिमम अटेंडेंस विच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सेशन। कि भाई पता चला एक ही मेंबर आ रहे हैं, तो थोड़ी ना लोकसभा सेशन ऑन हो जाएगी। तो मिनिमम व्यक्ति तो आए, 10 आए, 5 आए, जो भी नियम है उतना तो आए, तभी जाके सेशन ऑन होगी। तो राज्यसभा के लिए भी क्या है 10%, लोकसभा के लिए भी 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो आप देखेंगे 25 और 55 निकल कर आता है। ठीक है, 1/10 होता है। तो विप डिस्कस कर लिया, लैप्स डिस्कस कर लिया, एक है लैम डक सेशन। लैम डक सेशन बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लोकसभा होता है उसका लास्ट सेशन को हम लैम डक सेशन कहते हैं, यानी कि उस सेशन के बाद जो नया सेशन आएगा वो बेसिकली नया लोकसभा जब मीटअप होगी तभी आएगा। ओके, तो ये सब हो गया। एंड अब आते हैं कुछ मोशंस के ऊपर, कुछ मोशन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ग्रांट्स पर डिस्कशन होगा। उसके बाद देखिए आप फंड्स पर होगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, मनी बिल पर डिस्कस करेंगे, और फिर ज़्यादा नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ पर डिस्कशन होगा, फिर आपका टॉपिक खत्म है। तो मुश्किल से आधा घंटा और चलेगा, कोशिश यही है कि पूरा सेशन इसी में खत्म हो जाए। ठीक है, बस आप हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें
और लाइक ना रुकनी चाहिए। हम आपके लिए कमिटेड हैं, आपको हम किसी भी हाल में मदद कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। सो वी विल बी मूविंग टू द मोशंस। और अगर आप थोड़ा सा सुनते सुनते थक गए हैं तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, 5 मिनट रेस्ट ले सकते हैं, पानी वानी पी के आइए, आराम से बैठिए फ्रेश माइंड के साथ, फिर से सुनिएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द मोशन। देखिए, मोशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम मोशन के मतलब जो वेरियस टाइप ऑफ मोशन है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मोशन के बेसिक में आते हैं कि मोशंस होते क्या है बेसिकली। तो देखिए, जो मोशन होता है वो हाउस में एक प्रकार से प्रपोजल कह लीजिए या सजेशन कह लीजिए, जो मोशन के माध्यम से रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। तो इट्स ए सजेशन दैट इज पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन। जबकि एक रिजोल्यूशन होता है, तो रिजोल्यूशन मतलब मोशन के ऊपर जो एक्शन लिया गया, डिसीजन लिया गया, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में जनरली आप देखेंगे वोटिंग होती है, ठीक है। तो resolution is a decision that is made after considering the motion, and a motion is a suggestion, सुझाव, that is put forward for consideration, ठीक है। और भी डिफरेंस देख सकते हैं कि जो प्रपोजल है फॉर एक्शन और चेंज, कि भाई हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, एंड इट कैन बी डन या पुट फॉरवर्डेड बाय मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर, ओके। उसके बाद देखिए, जो रेजोल्यूशन इट्स लाइक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ए डिसीजन और एक्शन दैट इज मेड बाय द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप समझिए कि रेजोल्यूशन इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ मोशन, ओके। एंड मोशन कैन बी डिबेटेड, डिस्कस्ड बिफोर द वोटिंग टेक्स प्लेस। और रेजोल्यूशन पर वोटिंग होती है, ओके। और फिर आप देखिए, कैन बी अमेंडेड और विथड्रॉन बिफोर ए वोटिंग टेक प्लेस। और यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन होता है फाइनली होता है, यहाँ पर वोटिंग ही होनी होती है, एंड इट इज बाइंडिंग वंस पास्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और विथड्रॉन। उसके बाद देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज यूज टू इनिशिएट ए प्रपोजल। कोई प्रपोजल हम हाउस में ला रहे हैं तो उसको इनिशिएट करने के लिए ये आपका लाया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, रिजोल्यूशन में डिसीजन को अप्रूव करने के लिए ही हम लाते हैं। तो रिजोल्यूशन में जनरली वोटिंग होती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एवरी रिजोल्यूशन इज ए मोशन, क्योंकि मोशन जो है पहले मोशन हम लाते हैं, फिर हम उसके ऊपर रेजोल्यूशन ले आते हैं। इसलिए एवरी रेजोल्यूशन इज ए मोशन, बट एवरी मोशन इज नॉट ए रेजोल्यूशन, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना, यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवरी रेजोल्यूशन इज ए मोशन, क्योंकि भाई रेजोल्यूशन से पहले मोशन तो लाना ही पड़ता है, ठीक है। बट एवरी मोशन इज नॉट ए रेजोल्यूशन, क्योंकि मोशन का मतलब क्या है, बट डिस्कशन कर रहे हैं, विचारधारा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन तो तभी होगी जब वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग नहीं हो रही है तो फिर तो भाई मोशन ही है, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने आपको मोशन और रेजोल्यूशन के बारे में बताया। अब चलते हैं मोशन के बारे में। एक तो ये, अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, अब वोटिंग किया जाएगा तब तो फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। तो जो क्लोजर मोशन है, पहली बात तो ये कि इट इज मूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस, और इट कैन बी मूव्ड इन लोकसभा और राज्यसभा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मोशन के माध्यम से जो डिबेट चल रहा होता है किसी मुद्दे पर, उसके टाइमिंग को कम किया जाता है या फिर डिबेट को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, क्लोजर मतलब डिबेट को क्लोज कर दो। उसके बाद प्रिविलेज मोशन, और जो प्रिविलेज मोशन लाया जाता है, इट्स लाइक मेंबर के खिलाफ जिन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है, उनके लिए प्रिविलेज मोशन होता है। उसके बाद देखिए आप कॉलिंग अटेंशन मोशन, और नाम से ही क्लियर है कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, बेसिकली कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का मुद्दा है, ठीक है। जैसे कोरोना के समय कोरोना का एक बड़ा मुद्दा आ गया था, जैसे वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का मुद्दा आ गया था, तो फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन हम लाएंगे उस मुद्दे पर पार्लियामेंट को ध्यान आकर्षित करने के लिए कि भाई इस पर चर्चा करो, डिबेट करो, ठीक है। और ये इंडियन इनोवेशन है, एंड इट इज मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर
एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलिंग अटेंशन मोशन में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं होती है, ठीक है। जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है वही डिस्कस होता है, ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो गया या फिर कोई क्राइसिस आ गई, तो वो सब मुद्दे पर डिस्कशन हो सकता है। बाकी एक है आपका एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन को लाया जाता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए। और एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और एक बार एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि कम से कम 2.5 घंटे का समय मिल जाता है उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो एडजर्नमेंट मोशन अच्छे से याद रखेंगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन अच्छे से याद रखेंगे। क्लोजर और प्रिविलेज को बस एक बार अपने नज़रों से देख लेंगे, प्यारी प्यारी नज़रों से याद हो जाएगा। उसके बाद है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में तो बहुत बार चर्चा होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये हुआ कि भाई जो हाउस है वो गवर्नमेंट के प्रति या फिर रूलिंग पार्टी के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ठीक है। मतलब असहमति पेश की जा रही है कि भाई आपको समर्थन नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, हाउस को ऐसा अनुमान लग रहा है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए और फिर साबित करिए कि भाई आपके पास मेजोरिटी है। अगर नहीं साबित कर पा रहे हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। और खास बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा यहीं पर लाया जाता है। राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता है, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट होते हैं केंद्र के लेवल पर वो कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। तो लोकसभा से मेजोरिटी उनकी खत्म हो गई तो फिर गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये है ना। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सेंट्रल लेवल पर लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, पास या फेल भी होता है। एंड इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर देते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद सेंश्योर मोशन की बात करें तो सेंश्योर मोशन किसी मिनिस्टर के खिलाफ या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। और किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए या एक्शंस को क्रिटिसाइज करने के लिए ये मोशन लाया जाता है। और इसमें कारण बताने जाने होंगे कि भाई किस पर्पज के लिए मोशन ला रहे हैं। लेकिन पास हो जाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि मेंबर्स रिजाइन कर देंगे, गवर्नमेंट रिजाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ये हो गया। हाँ, रिजोल्यूशन के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही दिया है। एंड फिर एक और मोशन था ना शायद, एक सेकंड देख रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। यहाँ देखिए कट मोशन। कट मोशन बेसिकली क्या है कि जो ग्रांट की डिमांड की जाती है गवर्नमेंट के तरफ से फ्रॉम द लोकसभा, तो उस ग्रांट को कम करने के लिए ये मूव किया जाता है। ग्रांट मतलब पैसा, है ना, कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई स्कीम के लिए जो पैसे की मांगे की जा रही है उसको कम करने के लिए कट मोशन लाया जाता है, ओके। और देखिए इसमें वेराइटीज हैं। एक तो पॉलिसी कट मोशन है, इसमें क्या होता है कि जो डिमांड की गई थी ग्रांट की, तो इसमें अमाउंट को रिड्यूस करके 1 रुपया कर दिया जाता है। एक प्रकार से आप समझिए कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पॉलिसी से या डिमांड से मेंबर सहमत नहीं होते हैं, इसीलिए ये जो आपका पॉलिसी कट मोशन लाया जाता है। फिर है इकोनॉमी कट मोशन। इसमें क्या होता है, अमाउंट इसमें भी कम किए जाते हैं बट स्पेसिफिक अमाउंट हो सकता है 100 रुपये कर दिए जाए, हो सकता है भाई 2000 करोड़ का है था तो 500 करोड़ कर दिया जाए, तो स्पेसिफिक अमाउंट इकोनॉमिक कट। फिर है टोकन कट। इसमें क्या है, अमाउंट को 100 रुपया कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो टोकन कट हो गया। टोकन मतलब मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है, तो अमाउंट अगर 100 रुपया कर दिया गया रिड्यूस करके बाय दिस मोशन, तो टोकन कट मोशन हो जाएगा, ओके। फिर है आपका मोशन ऑफ थैंक्स। तो जब हम बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, तो आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड्रेस करते हैं
ज्वाइंटली लोकसभा को राज्यसभा को कब कब, एक तो जब नया लोकसभा बन के आता है तब, और दूसरी बात होती है जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है तब हाउस को एड्रेस करते हैं इन दो सिचुएशन में। ठीक है, तो एड्रेस उन्होंने किया, गवर्नमेंट के बारे में तारीफ करते हैं और भी एस्पिरेशंस जो वो रखते हैं इंडिया के लिए वो सब बात करते हैं वो। तो एक बार जब वो उन्होंने भाषण दे दिया, स्पीच दे दिया, तो फिर जो हाउस होती है चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो मोशन ऑफ थैंक्स पास करती है कि यानी कि हाँ हम प्रेसिडेंट के बातों से सहमत है, प्रेसिडेंट ने अच्छा कहा है। ठीक है, वो होता है मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव। और ये धन्यवाद प्रस्ताव पास होने चाहिए, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि भाई जो धन्यवाद प्रस्ताव है वही पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबर्स का गवर्नमेंट के प्रति, तो ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है आपका मोशन तो लगभग लगभग खत्म हो चुका है, आप चिंता ना करिए। ये जो मैंने रेड क्रॉस में दिया है ना, एक्चुअली ये इसलिए दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको रेड क्रॉस में दिया है। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, वोट ऑन अकाउंट। तो आर्टिकल 116 में वोट ऑन अकाउंट के बारे में मेंशन है, हमने एमसीक्यू सीरीज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए बजट पहले होता था, अब तो नहीं होता है वैसे। अब जैसे बजट का सेशन होता है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट आप समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलती है। जैसे इस बार का फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो पहले क्या होता था कि जब बजट सेशन होता था तो भाई बजट सेशन क्यों करवाए जाते हैं, ताकि जो भी स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स नए नए लॉन्च किए जाएंगे उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, तो पैसे की निकासी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो एप्रोप्रिएशन बिल पास करके। ठीक है, तो जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा पैसे की निकासी सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं होगी। ठीक है, तो होता ये था कि बजट सेशन जब आता था तो भाई पूरा जो बजट सेशन में प्रोसेस होता था, बिल का डिस्कशन करना है, फिर वो हाउस में जाएगा, कमिटी में जाएगा, डिबेट होगा, तो पूरा प्रोसेस करने में पूरा फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर जाता था, यानी कि 31 मार्च क्रॉस कर जाता था। ठीक है, तो ऐसे में भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे ऑफिसेस, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड कैसे मिलेगा, क्योंकि एक साल में तो फंड लैप्स हो जाता है, जो भी एलोकेट हुए हैं बजट में एक साल तक ही चलता है, तभी तो हर साल हम बजट लेकर आते हैं, तो लैप्स हो जाता है। तो अब पैसे की जरूरत है, कैसे क्या होगा भाई, क्योंकि बिल तो अभी अप्रोप्रिएशन बिल तो अभी पास हुआ नहीं है। तो इसीलिए वोट ऑन अकाउंट का कंसेप्ट था कि भाई एडवांस में ही कुछ गवर्नमेंट को पैसे दे दो, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर, ऑफिस, वो सब की पूर्ति कर सके। तो जनरली 2 मंथ के लिए ग्रांट किए जाते थे, क्योंकि तब तक में तो बजट पास हो ही जाता था, और लमसम अमाउंट जो होता था 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन ऑफ द बजट। ठीक है, लमसम अमाउंट। लेकिन अब क्या है कि अब जो बजट सेशन होता है उसको पहले ही ले आया जाता है, ताकि 31 मार्च से पहले पहले पूरा जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होना है वो सब हो जाए, तो फिर वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही कंसेप्ट आपका वोट ऑन अकाउंट। ओके, उसके बाद देखिए वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। तो बेसिकली वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट मतलब ग्रांट्स के लिए जो डिमांड की जाती है फ्रॉम द हाउस। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ग्रांट पर वोट की जाएंगी वो लोकसभा एक्सक्लूसिव करते हैं, और बिफोर आस्किंग फॉर द ग्रांट प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है। और ग्रांट है या फिर पैसे की निकासी, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मनी बिल के कंसेप्ट पर जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा स्थिरता से हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं। अब समय हो गया है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं चला।
और उम्मीद करते हैं इसी फोकस के साथ आप सुन रहे होंगे और डेफिनेटली ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छा बोनस देकर आएगा। इट विल बी हेल्पिंग यू लॉट। स्टेट लेजिस्लेचर का भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पर मैच करता है, तो मदद तो मिलने ही वाली है। ठीक है, तो मनी बिल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज्वाइंट सिटिंग देख लेते हैं। देखिए, ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है कि अभी क्या है, लोकसभा का सेशन अलग होता है, सिटिंग अलग होता है, राज्यसभा का सिटिंग अलग होता है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के मेंबर्स को एक साथ बिठा के सिटिंग करवा दो, ज्वाइंट सिटिंग हो गया। लेकिन क्या सब सिचुएशन में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? किस किस सिचुएशन में होगी ज्वाइंट सिटिंग? एक तो सिचुएशन ये है कि भाई लोकसभा ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया था और राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया था और लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, या फिर ये होता है कि लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया या राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उस बिल के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में बिल तो पास कराना है भाई, तो कैसे किया जाएगा? ज्वाइंट सिटिंग करवा के। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग होता है। तो ज्वाइंट सिटिंग में कौन कौन से बिल पर चर्चा, डिस्कशन या बिल को पास किया जा सकता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, इन सब पर ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पर ज्वाइंट सिटिंग अलाउड होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल यानी कि सिंपल जो आपके बिल्स लाए जाते हैं कोई प्रोजेक्ट को लेकर, है ना, मतलब मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और मनी बिल कौन सा है वो हम देखेंगे, आप चिंता ना करें। और अभी तक सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सिटिंग इन्वोक की गई है 1950 के बाद से है, तो ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ग्रांट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम मनी बिल पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, आप चिंता ना करें। मनी बिल कहाँ गया भाई, कहाँ गया है मनी बिल? हाँ, ये देखिए, तो ज्वाइंट सिटिंग में एक दो प्रोविजन याद ये भी रखना है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होते हैं तो कौन प्रिसाइड करेगा? क्या वाइस चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे? क्या स्पीकर प्रिसाइड करेंगे? कौन करेंगे? ध्यान रखना है आपको कि प्रायोरिटी स्पीकर को दी जाएगी, लेकिन लेट्स से कि स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर, और डेप्टी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्टी चेयरमैन। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि भाई जो चेयरमैन है ना वो प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर मनी बिल की बात करें तो स्पीकर के पास पावर होती है कि अ, कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है वो डिसाइड करे, और मनी बिल एक्सक्लूसिवली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है। और ज्वाइंट सिटिंग के बारे में एक बात हमने आपको नहीं बताया कि कौन उसको बुलाता है, तो प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग को भी, अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल के बारे में 2-3 पॉइंट्स ये है कि कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, अगर यूनियन लेवल की बात कर रहे हैं, और अगर स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई ये राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, इसका राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और राज्यसभा में अगर मनी बिल पास नहीं भी हुआ तो भी 14 दिन के बाद ये मनी बिल पास मान लिया जाएगा। ओके, और आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो मनी बिल की बात करता है। तो कौन कौन से मनी बिल है? और मनी बिल मान के चलिए कि इंट्रोड्यूस किया जाता है पैसे निकासी के लिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे निकालना है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स को रेगुलेट करना है, तो फिर मनी बिल लाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स, या फिर एबोलिशन ऑफ ए टैक्स, या फिर टैक्सेस रेट में कुछ चेंजेज करना हो, ठीक है, तो मनी बिल लाए जा सकते हैं। जैसे कल को बोला जाए कि भाई कॉर्पोरेशन टैक्स के रेट में चेंज करना है, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स को हटा देना है लेट्स, तो फिर मनी बिल लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी, जो गवर्नमेंट बोरो करती है मनी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और सेक्टर्स,
तो उसको रेगुलेशन के लिए भी मनी बिल लाया जा सकता है। फिर साथ के साथ ये भी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो या फिर कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, तो इसकी कस्टडी कौन रखेगा उसको भी कंट्रोल करना है, तो फिर मनी बिल लाया जा सकता है। साथ के साथ जो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना है तो भी मनी बिल लाया जाता है, इसको हम एप्रोप्रिएशन बिल कहेंगे। उसके बाद देखिए कौन से एक्सपेंडिचर इज डिक्लेयर्ड एज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो भी आपका मनी बिल होता है। तो CFI से रिलेटेड कुछ अगर चेंजेस किए जा रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, बोरोइंग से रिलेटेड मैटर को रेगुलेट किया जा रहा है, तो ये सब मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो ये बात हो गई। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है, हाँ ये पॉइंट ध्यान रखिए, थोड़ा सा हम इधर भटक गए थे, इधर ध्यान देना है आपको। द डिसीजन टू डिक्लेयर मनी बिल वो किसके पास होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर ही डिसाइड करते हैं और वो डिसीजन फाइनल है, ठीक है। और राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, राज्यसभा बस उस पर डिस्कशन कर सकती है, सजेशन दे सकती है, और अगर 14 दिन के भीतर भीतर उन्होंने लोकसभा को नहीं लौटाया तो फिर मनी बिल इज डिक्लेयर टू बी पास्ड। और बजट की बात करें तो बजट आपका आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में संविधान में मेंशन है। संविधान में बजट मेंशन नहीं है, संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो इतना फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। उसके बाद देखिए हाँ कहा गया, इधर आते हैं ग्रांट्स के ऊपर। ग्रांट्स बचा हुआ है बस 15 से 20 मिनट का खेल है एंड समाप्त है आपका, ठीक है। इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बना कर रखे, एनर्जी बना कर रखे, लास्ट मोमेंट पर है और ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। इस लेक्चर के माध्यम से आप बहुत ही जल्द पार्लियामेंट को रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए ग्रांट क्या होता है, ग्रांट का मतलब पैसा। अब जो लोकसभा होते हैं ना, लोकसभा में ग्रांट के लिए वोटिंग होती है ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस इवेंट के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं, कभी कभी अकस्मात इवेंट आ जाता है, कभी कभी पैसे का शॉर्टेज हो जाता है। उस प्रोजेक्ट के लिए निकाला हमने 2000 रुपये, लेकिन पता चला कि खर्च आ गया 2002 रुपये, तो 2 रुपये फिर से हमें ग्रांट के रूप में CFI से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रांट का नाम है। ओके, तो देखिए एक तो है सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने एक स्कीम के लिए 2000 रुपये एलोकेट किए थे, ठीक है। लेकिन फिर पता चला कि भाई 2000 रुपये से काम नहीं चलेगा, 500 रुपये और लगेंगे उसमें। तो उसके लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा लेने के लिए हम सप्लीमेंट्री ग्रांट लाएंगे, ठीक है। ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। इनसफिशिएंट मनी है, किसी प्रोजेक्ट के लिए हो गया है, तो फिर हम सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को सप्लीमेंट करो, फाइनेंशियल एड दो। तो अमाउंट ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट फॉर पार्टिकुलर सर्विस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज इनसफिशिएंट, पैसे इनसफिशिएंट है। दूसरा एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट का मतलब ये होगा कि कोई अकस्मात सिचुएशन आ गई जो करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं था, तो भाई अकस्मात सिचुएशन, क्राइसिस, तो उसके लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी डील करने के लिए, तो उसके लिए हम एडिशनल ग्रांट लाते हैं, ठीक है। तो ग्रांटेड व्हेन नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस। ओके, कोई नया सर्विस या फिर कोई नया प्रपोजल लाया गया जो बजट में मेंशन नहीं था, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें बेसिकली एक्स्ट्रा मनी जो बजट में मेंशन तो नहीं थी, लेकिन उसको फिर बेस्ड ऑन द नीड लाया गया, वो हो गया एडिशनल ग्रांट। उसके बाद है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट का मतलब ये हुआ कि भाई प्रोजेक्ट या सर्विस हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, पता चला कि एक्सेस में पैसा खर्च हो गया, तो 2000 का प्रोजेक्ट और पता चला कि 3000 खर्च हो गया, तो 1000 हो गया, आपको भाई देना पड़ेगा एक्सेस ग्रांट के रूप में। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, 1-2 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। फिर जो वोट ऑन क्रेडिट है, वोट ऑन अकाउंट तो हमने डिस्कस किया, वो दूसरा है। वोट ऑफ क्रेडिट जो है ये बेसिकली ग्रांट किए जाते हैं फॉर मीटिंग द अनएक्सपेक्टेड डिमांड। कभी कोई क्राइसिस आ गया,
ठीक है, जैसे कोरोना क्राइसिस आ गया, भाई पैसे की जरूरत है, सेशन नहीं है, ठीक है, बजट मतलब वो बजट में कोरोना के बारे में मेंशन भी नहीं किया गया था, क्योंकि कोरोना उस समय आया नहीं था, लेकिन पता चला कोरोना आ गया, पैसे की जरूरत है, तो फिर हम वोट ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं टू मीट द अनफोर्सिन अनएक्सपेक्टेड डिमांड। तो इसलिए ये ब्लैंक चेक की तरह है, ब्लैंक चेक, कि भाई अगर वोट ऑफ क्रेडिट पास हो गया तो आप जितना भी अमाउंट निकालना सकते हैं निकाल सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि एक प्रायर कंडीशन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी से अप्रूवल मिलनी चाहिए फॉर द वोट ऑफ क्रेडिट, ओके, टू बी सैंक्शन। अब आते हैं फंड के बारे में। तो फंड के बारे में हमने वैसे बताया है, आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। देखिए, संविधान में कुछ फंड की बात की गई है। कंसोलिडेटेड फंड, ये आपका आर्टिकल 266(1) में मेंशन है। इसमें क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू आ रहे हैं, उन्होंने किसी देश से पैसा बोरो किया है, तो बोरो किया गया पैसा अगर आना है तो कौन से अकाउंट में आएगा, या फिर सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, उसका पैसा लौटाया जा रहा है उसके द्वारा, तो पैसा कहाँ आएगा, वो सब आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है। और बाकी जो रेवेन्यू से पैसे आ रहे हैं वो भी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। लोन जो रेज किए गए हैं उसके पैसे भी CFI में आएंगे, ठीक है। ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इससे अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, इसलिए तो मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। और मनी बिल के लिए क्या है, प्रायर कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, ये ध्यान रखना है। और मनी बिल सब के बारे में हमने डिटेल से मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट के चैप्टर में डिस्कस किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर मनी बिल को डिस्कस एक बार फिर से सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्स हमने बताए थे वैसे। फिर है आपका, देखिए, कंटीजेंसी फंड। तो कंटीजेंसी फंड है आपका आर्टिकल 267 इनेबल करता है पार्लियामेंट को कि वो कंटीजेंसी फंड स्टेब्लिश करे। और ये नाम से पता चल रहा है, कंटीजेंसी मतलब होता है इमरजेंसी। इसलिए को भाई कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई डिजीज फैल गया, फ्लड्स आ गए, तो उसको टैकल करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। अब पता चला कि भाई सेशन नहीं है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल पाएंगे ना, इसलिए टू मीट द अनफोर्सिन सिचुएशन कंटीजेंसी फंड बनाई गई। और कितना इसमें पैसा रखा जाएगा वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। अभी जैसे हाल में चेंज किया गया था, अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। तो ये किसके अधीन होता है, प्रेसिडेंट के अधीन होता है, बट इट इज हैंडल बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, ये ध्यान रखना है। और एक बार लेट से कि CFI कंटीजेंसी में लेट से 200 करोड़ रुपए खर्चो कर दिए गए, तो जब नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन होगा ना, तो अप्रोप्रिएशन बिल लाकर फिर से इसमें 200 करोड़ भर दिए जाएंगे। ये होता है प्रोसेस कंटीजेंसी फंड का। बाकी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है, तो भाई जो PF के पैसे आते हैं, प्रोविडेंट फंड, फंड डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट जो महिलाएं पुरुष करते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, जुडिशियल डिपॉजिट के पैसे आ रहे हैं वो सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाते हैं। रेमिटेंसेस के पैसे आ रहे हैं तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाते हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। तो हो गया आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्लियर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्लियर, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्लियर। तो अप्रोक्स 1 hour 45 minutes होने वाले हैं, बट नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आप ऐसे एनर्जेटिक बना के रखे, ऐसे एनर्जेटिक तरीके से रिवाइज करिए। बस एक ही टॉपिक बचा है और ये दूसरा बचा है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा। तो आप देखिए, कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्या कुछ पावर एक्स्ट्रा दिए गए, देखिए, तो लोकसभा भी लॉज बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और यहाँ पर खास बात है कि मनी बिल और नॉन मनी बिल, यानी कि ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आपके राज्यसभा की बात करें तो ये भी ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और रही बात मनी बिल की, तो वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों जगह इंट्रोड्यूस हो सकता है और दोनों से पास होना कंपलसरी है, तभी जाके अमेंडमेंट को क्लियरेंस मिलेगी। और फिर देखिए,
जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, जो गवर्नमेंट है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है उनकी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है एग्जीक्यूटिव इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो ये भी आपके एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराते हैं थोड़े हद तक, क्वेश्चन पूछ के, रेजोल्यूशन ला के, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पास होगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा में ही पास होता, हमने बता ही दिया है। और एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए, जो आपके लोकसभा है, इट अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, एंड राज्यसभा भी बेसिकली इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए इनका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो सिंपल भाषा में ये हुआ कि नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर की जाती है तो फिर 1 महीने के भीतर भीतर हाउस से पास करवाया जाता है, ठीक है। तो दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा, और इमरजेंसी के प्रोविजन में हमने अच्छे से इसे डिस्कस भी किया है, तो आप चिंता ना करें। उसके बाद आप देखिए, द लोकसभा इलेक्ट्स एंड रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहाँ पर भी देखिए, जो राज्यसभा है, इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, तो राज्यसभा खुद से ही अलोन कैन इनिशिएट इस प्रोसीजर। बस ये है कि भाई राज्यसभा ने इनिशिएट किया, पास किया, और फिर लोकसभा एग्री कर जाएंगे सिंपल मेजोरिटी से। ओके, मनी बिल के बारे में हमने चर्चा कर ही दिया है। और आप देखिए, नॉन मनी बिल के मुद्दे पर बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर। इन केस ऑफ डेडलॉक, ए जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड वेयर राज्यसभा एंजॉयज न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज। उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ तो होता नहीं है वैसे। तो ये पूरा लेक्चर आपका समाप्त होने वाला है। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए, संविधान में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिफेक्शन के बारे में, मतलब किस कंडीशन पर मेंबर्स की मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी, वो कुछ कुछ ग्राउंड दे रखे हैं। लेकिन आपको पता होगा 1980s के दौरान दल बदल काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी कि कुछ लालच दिए मंत्री बनने का, तो पता चला कि जो मेंबर्स होते हैं एक पार्टी के, वो शिफ्ट कर गए दूसरे पार्टी में, ठीक है। तो ऐसे में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती थी, सरकार के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते थे, कोalition गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा होते थे, जो सही नहीं था। तो उसको कर्व करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, और एक अलग से शेड्यूल ही डाल दिया गया, 10th शेड्यूल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये एमपी और एमएलए पर लागू होता है, और कोई भी एमपी या एमएलए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर जो इंडिपेंडेंट सदस्य हैं हाउस के, जो इंडिपेंडेंट सीट पर खड़े हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। दूसरी बात है नॉमिनेटेड, यानी कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। तो अगर 6 महीने के बाद, प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद वो अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, मतलब किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। अगर 6 महीने के पहले ज्वाइन कर लेता है तो फिर सदस्यता रद्द नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, अगर कोई मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या मेंबर्स बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के वोट करते हैं या फिर वोट नहीं देते हैं अपोजिट टू द पार्टीज डिस्क्रिप्शंस या डायरेक्शन, तब भी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टी ने डायरेक्शन दिया कि भाई इस बिल पर आप समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक मेंबर था उस पार्टी का, उसने उस पर समर्थन कर दिया, तो ऐसे में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है उसका। उसके बाद ये है कि भाई आप अपनी मेंबरशिप, जो भी पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी से आप अपना मेंबरशिप गिव अप करते, तब भी आपका जो सीट है वो वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी का फेवरेट है, बीपीएससी ने भी एक आध बार पूछा है, तो ध्यान रखना है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है कि लेट्स से कि
जो आपके एक मेंबर हैं लोकसभा के, ठीक है, और वो स्पीकर के रूप में चुन लिए गए हैं, तो अगर वो चुन लिए गए हैं फिर रिजाइन कर देते हैं पार्टी से चुनने के बाद, क्योंकि स्पीकर का पद न्यूट्रल होना चाहिए, हालांकि कोई मैंडेटरी कंपल्सन नहीं है कि रिजाइन ही कर दे फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, तो रिजाइन कर देते हैं और स्पीकर के पद पर हैं, तो अगर वो फिर से स्पीकर का पद त्यागते हैं और फिर मेंबरशिप अपने पॉलिटिकल पार्टी का ले सकते हैं, तो ये आपका एक्सेप्शन है। दूसरी बात ये है कि अगर एक पार्टी है जिसके 2/3 मेंबर्स दूसरे पार्टी में जाके मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो फिर ये भी डिस्क्वालिफिकेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत फैसला लेने का पावर किसे किया गया है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, यानी कि राज्यसभा के तरफ से जो चेयरमैन बैठते हैं वो, और लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं वो, या फिर स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर, जो भी प्रिसाइड करेंगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लगभग टॉपिक खत्म होने वाला है। 2 घंटे के समय पर हम हैं। अब एक सेंट्रल स्टेट का टॉपिक हम देख लेते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कौन कौन से केस में स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, यूनियन लिस्ट पर कानून बनेगा पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर कंकरेंट पर बनेगा, या रेसिडरी पर बनेगा, लेकिन स्टेट लिस्ट पर तो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है। लेकिन कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकता है, यूनियन लेजिस्लेचर भी बना सकता है। जैसे आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्या होता है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करता है, जिसमें ये बोला जाता है उस रेजोल्यूशन में कि भाई आप स्टेट लिस्ट, एक पार्टिकुलर स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर कानून बनाइए, तब लोकसभा बना सकती है, लेजिस्लेचर बना सकती है। या फिर आर्टिकल 250 की बात करें, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया है, इमरजेंसी है, तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इवन इन द मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट। उसके बाद आर्टिकल 252 के बारे में क्या बोला गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अपना सहमति दे देते हैं और सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं कि पार्लियामेंट को पावर दिए जाए कि वो इस पार्टिकुलर स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बनाए, एक पार्टिकुलर मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उस मैटर पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है, और ये सिर्फ उन्हीं एप्लीकेबल हो, ये सिर्फ उन्हीं राज्यों में एप्लीकेबल होंगे जिस राज्यों में रेजोल्यूशन पास किया गया, रिक्वेस्ट किया गया था, ना कि सारे स्टेट में। तो ये थी पूरी पार्लियामेंट की सेशन। 2 घंटे लगभग हो गए हैं फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं आप पूरे फोकस के साथ लेक्चर को सुने होंगे कंप्लीट लास्ट एंड तक। एंड बिलीव मी, अगर आपने इतना कवर कर लिया है तो देर आर वेरी 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 फ्यू चांसेस कि आपका नंबर छूटेगा, क्योंकि हमने काफ़ी कम्प्रिहेंसिव तरीके से इसे डिस्कस किया है। सो होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट्स। जहाँ जहाँ आपको हो सकता ना समझ में आया हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, फास्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, 2x पर कर सकते हैं, कैसे भी करिए, सिलेक्शन लेना है, इस बात को इंश्योर रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम अगले सेशन के लिए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।